आइए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आ चुका है, पहले भी है ना, एग्ज़ाम टाइम क्वेश्चन लिखा है। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा भी आपको देखना है। तो कई बार क्या होता है, कुछ डिस्प्यूट होते हैं आंसर्स में, जैसे कि हो सकता है आईसीआई का सॉल्यूशन थोड़ा अलग हो अपने सॉल्यूशन से, है ना। वो कुछ तो भी एफएम में बहुत गलतियाँ उन्होंने कर रखी हैं, और कई बार वो अपने आप को डिफेंस या डिफेंड करने के लिए वो नोट डाल देते हैं, है ना। तो हमें भी यही करना है, बस नोट प्रॉपर डाल के आना है। जहाँ भी डिस्प्यूट हो हमें नोट डाल देना है। फिर भी अगर कोई चेकर ऐसा हुआ कि यार बोले नहीं हम तो वही आंसर मानेंगे जो सजेस्टेड में दिया है, तब भी मैं आपके लिए इस बात का एश्योरेंस देता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा 20% मार्क्स कटेंगे। 80% मार्क्स तो आपको तब भी मिल जाएंगे, क्योंकि डिस्प्यूट छोटे से मैटर पर होता है। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही डिस्प्यूट में चला जाए और पूरा आंसर गलत हो जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो आप एकदम रिलैक्स रहिए। थोड़ा बहुत अगर नंबर कटेंगे, वो भी कब, जब वो अपनी वाली पर आ जाएगा, है ना। अदरवाइज तो अपन पूरा एक एक नोट डालकर आएंगे ही, है ना। अपनी तरफ से तो अपन 100% ही करके आएंगे। ठीक है, वो ना माने फिर वो एक अलग बात है। ओके, तो देखिए क्या है। द मैनेजमेंट ऑफ MNP कंपनी लिमिटेड is planning to expand its business and consult you to prepare estimated working capital statement. ठीक है, द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी रिवील द फॉलोइंग एनुअल इन्फॉर्मेशन। एनुअल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। देखो स्पेशल क्या है, सेल्स डोमेस्टिक एट 1 मंथ क्रेडिट, मतलब हम डोमेस्टिक सेल करते हैं और उन डेटर को हम 1 महीने का समय देते हैं, उन कस्टमर को हम 1 महीने का समय देते हैं पैसा चुकाने के लिए। और ऐसी सेल कितने की होती है, 24 लाख की होती है। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं हम, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जो जिन कस्टमर को हम एक्सपोर्ट करते हैं उनको 3 महीने का समय देते हैं। मतलब डोमेस्टिक वाले कस्टमर को 1 महीने का समय, एक्सपोर्ट वाले कस्टमर को 3 महीने का समय। शायद ऐसा इसलिए करते होंगे क्योंकि स्टार्टिंग होगी, हम स्टार्टिंग कर रहे होंगे अभी एक्सपोर्ट की, तो हम चाहते हैं हमारा कस्टमर बेस बढ़ जाए वहाँ पर, तो ठीक है उनको टाइम ज़्यादा दे देते हैं। ऊपर से 10% कम पर बेचते हैं उन्हें, डोमेस्टिक प्राइस से 10% कम पर बेचते हैं उन्हें। ठीक है, ये तो मार्केट की कंडीशन है, जहाँ जैसा करना पड़ेगा आपको तो वो करोगे आप, है ना। तो ये हो गया 10,80,000 का। तो आप समझिए सही मायने में ये 10,80,000 का प्राइस कितना रहा होगा, ये तो 10% कम होने के बाद है। अगर यही माल डोमेस्टिक में बेचते तो इसकी प्राइस क्या होती, सोचो आप। तो अगर ये 10% कम पर है, इसका मतलब ये 90% के बराबर है। बताओ, तो 10,80,000 डिवाइड बाई 90 × 100 करोगे तो कितना आएगा, 10,80,000, 1 मिनट, 10,80,000 अरे 10.80 डिवाइड बाय 90%, ये आ रहा है 12 लाख। ठीक बात है। तो इसका मतलब हकीकत में हमने 12 लाख की सेल करी है। वो अलग बात है कि मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए या फिर स्टार्टिंग सही करने के लिए हमने क्या करा है, थोड़ा कम में दे दिया है। तो सही मायने में प्राइस उसकी कितनी है, 12 लाख, है ना। तो 24 लाख का माल हम घर में बेचते हैं, भारत के अंदर बेचते हैं, और 12 लाख का माल हम एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, और कितने में करते हैं 12 लाख का माल, 10,80,000 में, है ना। ओके सर, ये बात क्यों बता रहे हो आप, इससे कुछ होने वाला है क्या? हाँ, इसकी कुछ ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। ठीक है, चलो वो बता ही देता हूँ। जैसे आप समझना, सपोज़ कोई गुड्स है, कोई प्रोडक्ट है जो मैं 20 रुपये का बनाता हूँ, तो कॉस्ट कितनी हो गई, 20 रुपये। ठीक है, अब मैं डोमेस्टिक मार्केट में इसे बेचता हूँ 25 रुपये में। ठीक है, और जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो इसे बेचता हूँ 22 रुपये में। अब देखिए आप, दोनों जगह प्राइस अलग अलग है। जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तब प्राइस अलग है, डोमेस्टिक में बेच रहा हूँ तब प्राइस अलग है, लेकिन कॉमन बात क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट तो वही रहेगी ना। समझे आप बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। कॉस्ट मेरी 20 रुपये है, अब मैं किसी को 22 में बेचता हूँ, किसी को 25 में, किसी को 30 में, डिपेंड ऑन की क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट की, पर कॉस्ट तो सेम रहेगी ना। समझे आप बात को। तो ये है ना, कॉस्ट सेम रहती है, आपके प्राइस से कॉस्ट चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मान लो जीपी परसेंट दिया हो क्वेश्चन में, जैसे कि दिया ही होगा, देखो आप कहीं जीपी ये दिया 20%, और मुझे सीओजीएस चाहिए, जीपी दिया है सीओजीएस चाहिए, तो 24 लाख में से मैं कितना घटा दूंगा, 20% घटा दूंगा तो सीओजीएस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1080 में से नहीं घटाऊंगा, मैं 12 लाख में से 20% घटाऊंगा। समझे आप बात को। तो 12 लाख माइनस 20% करूंगा तो आएगा 9,60,000। तो सीओजीएस आएगा मेरा 9,60,000, किसका, ये वाले एक्सपोर्ट वाली सेल का। तो मैं 12 लाख में से घटाऊंगा, क्यों, क्योंकि आप समझो
कॉस्ट तो कॉमन रहती है ना। अभी जैसे कॉस्ट आ गया कितना, 9,60,000, कैसे निकाला मैंने ये, 12 लाख माइनस 20%, ठीक है। अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट में बेचता तो 12 लाख का ही बेचता ना ये, जो 1080 का बेचा है। अगर मैं ये माल जो एक्सपोर्ट करा है इसको डोमेस्टिक मार्केट में बेचता तो 12 लाख में ही बेचता, पर मैंने 1080 में बेचा है। अब मैंने क्या करा, 12 लाख में से 20% का जीपी घटा दिया, तो COGS आ गया 9,60,000। अब समझना आप, इसको बिकना था 12 लाख में, समझे बात को। अगर डोमेस्टिक में बेचता तो ये 20% का मार्जिन मेरा यहाँ पर रह जाता, लेकिन मैंने इसे बेचा है 1080 में, समझे आप बात को। सो कॉस्ट तो वही रहेगी ना जो थी। अब तुम 1080 में से 20% घटा दोगे तो ये तो 9,60,000 से भी कम आ जाएगा, तो तुम गलत कॉस्ट निकाल के बैठ जाओगे, समझे आप बात को। ओके, सो जीपी का परसेंट जो है वो मेन सेल्स के हिसाब से है ना। ओके, ध्यान रखिएगा आप इसको, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी क्वेश्चन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मटेरियल कितने का है गिवन है, वेजेस गिवन है, हाफ मंथ टाइम दिया है, लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1 मंथ है, ठीक है। लैग इन पेमेंट ऑफ एडमिन एक्सपेंस 1 मंथ है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस क्वार्टरली एडवांस में पे करते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएंगे, है ना, करंट असेट में। इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ विच 1 फॉल्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, एक इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगी, तो ऐसा समझ लो कि मान लीजिए 10 लाख का पूरा इनकम टैक्स है इस साल का, ठीक है, लेकिन इसमें इसकी एक इंस्टॉलमेंट जो कि 2.5 लाख की होती है उसे मैं नेक्स्ट ईयर पे करता हूँ। तो आप सोचो, इस साल का खर्चा इसी साल में आना चाहिए ना, पर उसकी इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर में ड्यू हो रही, तो इसलिए वो अपने लिए इस साल के लिए क्या बन जाएगी, करंट लायबिलिटी। भाई हमें तो बुक करना पड़ेगा ना, इस साल खर्चा इसी में आना चाहिए ना, तो 10 लाख इस साल का है तो इसी में आना चाहिए ना। अब वो बात अलग बात है कि इनकम टैक्स के हिसाब से ड्यू डेट अगले ही साल में पड़ रही है, तो फिर उतना अमाउंट जितना अगले साल में जा रहा है उसको हम करंट लायबिलिटी दिखा देंगे कि यार हमारे लिए तो पूरा है ही इसी साल का खर्चा, है ना। ओके, सो 2.5 लाख का क्या बन जाएगा हमारे लिए, करंट लायबिलिटी। ये भी स्पेशल थिंग है इस क्वेश्चन की, है ना। ओके, फिर आगे लिखा है कि भाई जीपी का परसेंट 20% है, ठीक है। इग्नोर करना है, क्या इग्नोर करना है, WIP और डेप्रिसिएशन, ठीक है, बहुत अच्छा। मान के चलो कि डेप्रिसिएशन और WIP नहीं है, ठीक है। द कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, ठीक है, एंड बिलीव्स इन कीपिंग ऑफ रुपीज 2,50,000, ठीक है, कैश 2,50,000 का रखते हैं। अवेलेबल टू इट इंक्लूडिंग द ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 75,000 नॉट येट यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारी ज़रूरत, हमारी नीड, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें 2.5 लाख का अमाउंट रखना पड़ेगा फॉर वर्किंग कैपिटल, मतलब कैश के रूप में, ठीक है। अब उसमें से 75,000 की हमने लिमिट ले रखी है, मतलब हम बैंक से कभी भी 75,000 रुपये निकाल सकते हैं, जैसे करंट अकाउंट होता है ना, कभी भी 75,000 निकाल सकते हैं। मतलब एक तरीके से 75,000 एज गुड एज कैश हो गया मेरे पास, जब चाहूँ तब उसका यूज़ कर सकता हूँ। और उस 75,000 में से मैंने लिमिट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी है, मतलब पूरा का पूरा 75,000 अभी मेरा है, मैं कभी भी पेमेंट कर सकता हूँ एक तरीके से। तो इसका मतलब मुझे 2,50,000 कैश रखने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। बताओ क्यों, 250 की ज़रूरत है, पर 75,000 की तो बैंक ने लिमिट देकर रखी है ना, जब चाहो तब निकालो। तो इसका मतलब कैश में केवल कितना रखना पड़ेगा, 2,50,000 माइनस 75,000, कितना आएगा, ये आ जाएगा 1,75,000। ओके ओके, फिर द मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन टू मेक 12% मार्जिन ऑफ कंटिजेंसीज ऑन कंप्यूटेड फिगर, ठीक है, मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू कंप्यूटेड फिगर, उसी पर सीधा 12% निकालना है, ठीक है। बस करते हैं क्वेश्चन को। तो छोटी मोटी 2-3 बातें हैं जो अच्छी हैं इसमें। एक तो ये कि डेटर अब 2 टाइप के निकलेंगे, एक तो डोमेस्टिक वाले डेटर अलग निकलेंगे और एक्सपोर्ट वाले डेटर अलग निकलेंगे। तो स्पेशल बातों को मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ आपको। एक तो डेटर का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा इनकम टैक्स पेबल जो करंट लायबिलिटी बनेगा ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट लगी मुझे, एक और बात थी जो मैंने बताई थी, हाँ ये कैश वाली बात, कि कैश में हमने 2,50,000 माइनस 75,000 ही लिया है ना। तो ऐसी कुछ बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी इसमें, बाकी तो जनरल है। चलो आओ तो करते हैं इसे सॉल्व। देखो भाई यहाँ डाल देता हूँ सॉल्यूशन नंबर, कौन सा है ये, 16 है, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग नोट 1 जिसमें मैं कॉस्ट शीट बनाने वाला हूँ, ठीक है। आइए बनाते हैं कॉस्ट शीट।
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड भी मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। प्राइम कॉस्ट की कभी ज़रूरत पड़ती तो है नहीं, है ना। तो ये 3 चीज़ें लिख दी मैंने, इनको देख लेता हूँ कितनी कितनी गिवन है। मटेरियल कितना गिवन है भाई, 9 लाख गिवन है। डायरेक्ट वेजेस 7,20,000 गिवन है। और ओवरहेड 10,80,000 गिवन है, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर देते हैं। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 27 लाख, है ना। 9 और 7 15 और 10 25, ठीक है। 26 आएगा ना, सॉरी 27 ही आएगा, है ना। ओके, 27 लाख आ गया ये, ठीक है। अब ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP तो है नहीं, तो ये तो हो गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग क्लोजिंग WIP है नहीं, ठीक बात है। तो यही क्या हो गया आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो गया देखा जाए तो, ठीक है। इसके बाद COP यही होता है यहाँ पर। एडमिन एक्सपेंस तो अपन प्रोडक्शन से रिलेटेड मानते नहीं है ना, उसका नोट डालते हैं अपन हमेशा। एडमिन ओवरहेड को बाद में कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर और आगे चलते हैं, COP तक आ गए। अब ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड, ये भी गिवन नहीं है। तो अगेन आपका COGS कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। COGS कितना आ जाएगा, 27 लाख आ जाएगा, ठीक है। फिर एडमिन एक्सपेंस, एडमिन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो एडमिन ओवरहेड कितना है, 2,40,000 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है, 1,50,000। तो फाइनली आपका कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ गया, ये आ गया आपका 30,90,000। डन। अब चलते हैं आगे, प्लस। अच्छा प्लस क्या, भी अब तो प्रॉफिट जोड़ोगे तो आपका सीधा सेल्स आ जाएगा, है ना, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती नहीं। सो दिस इज़ आर कॉस्ट शीट। अब हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आसान है, जो इंपॉर्टेंट मैटर है उनको बस थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा, बाकी तो स्पीड में कर दूंगा मैं, ठीक है। सो यहाँ लिख देता हूँ मैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ओके। या फिर यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। देखो, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगी वर्किंग, यहाँ आ जाएंगे अमाउंट्स, ओके। पर्टिकुलर्स, वर्किंग और फाइनल अमाउंट्स, ठीक है। यहाँ आ जाएगी आपकी करंट असेट्स, ठीक है। करंट असेट में सबसे पहले आ जाएगा आपका कैश, कितना आएगा, 2,50,000 में से 75,000 हटा दें। जो जितने का लिमिट आपको मिला है उतना तो आपको रखने का ज़रूरत है नहीं, है ना। तो 250 माइनस 75,000 आ जाएगा 1,75,000। फिर बात करते हैं रॉ मटेरियल स्टॉक की, ये कितना आएगा, कॉस्ट शीट में कितना था रॉ मटेरियल, ये रहा ऊपर ही 9 लाख है ना। तो 9 लाख डिवाइड बाय 12 मंथ, रॉ मटेरियल का टाइम पीरियड कितना गिवन था, 1 मंथ। तो इस हिसाब से आ जाएगा आपका 75,000, है ना। तो 0.75 लाख लिख रहा हूँ उसे, है ना। मज़े की बात यह है कि WIP इग्नोर करना है ही नहीं, है ना, तो डैश लगा दिया। फिर फिनिश गुड स्टॉक कितना है, COGS आपका, COGS कितना है भाई, देखो COGS ये रहा 27 लाख, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ 27 लाख डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू 1 मंथ, तो आ जाएगा 2.25 लाख। यही यहाँ पर लिख देता हूँ 2,25,000। अब आएगा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है, डेटर, ठीक बात है। तो डेटर का कैलकुलेशन भी कर देते हैं, आइए इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं क्योंकि इसमें लगेगा स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे आपके डेटर्स, ठीक है।
यहाँ आ जाएंगे आपके डेटर्स। तो डेटर्स में क्या होने वाला है, कॉस्ट ऑफ सेल लेना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 30,90,000। यही आया था, देख लो भाई एक बार, 30,90,000, ठीक है। डिवाइड बाय कर देंगे 12 मंथ इनटू, डेटर ने समय कितना दिया था, ओहो ये तो अलग अलग था, तो एक काम करना पड़ेगा, रुको रुको, इसका तो कैलकुलेशन बहुत अलग होगा, समझना ध्यान से। डेटर में दो पार्ट आ जाएंगे, एक तो डोमेस्टिक वाला आ जाएगा, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ डोमेस्टिक, और दूसरा आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट वाला, है ना। तो कैसे अपन ये डेटा निकालेंगे, स्पेशल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या करेंगे हम, 30,90,000 की टोटल कॉस्ट ऑफ सेल है, मतलब दोनों की मिलाकर, है ना, ये चाहे वो एक्सपोर्ट हो या फिर आपका डोमेस्टिक हो, सब मिलाकर आपका कॉस्ट ऑफ सेल आया था 30,90। तो इसको प्रपोर्शन में बांट देते हैं। प्रपोर्शन क्या था, 24 लाख और 12 लाख। 24 लाख का हम डोमेस्टिक सेल करते थे और 12 लाख का हमारा एक्सपोर्ट सेल था, मतलब सही मायने में तो 12 लाख का ही था, ठीक बात है। तो एक तरीके से 2:1 का रेशियो बन जाएगा, है ना। तो यहाँ कर रहा हूँ मैं 2/3, है ना। इसको चाहूँ तो ऐसे लिख देता हूँ 24 लाख और 36 लाख, आपको ऐसा ठीक लग रहा है। टोटल सेल 36 लाख है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की मिला दें तो उसमें से 24 लाख का जो प्रपोर्शन है वो डोमेस्टिक में आता है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसमें जो डोमेस्टिक का हिस्सा है कॉस्ट ऑफ सेल में वो निकल जाएगा। इनटू टाइम पीरियड हमने डोमेस्टिक वालों को केवल 1 मंथ दिया था, जब ऐसा करेंगे तो आ जाएगा 1,71,667, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट वाली बात कर लेते हैं, 30,90,000 इंटू 12 लाख डिवाइड बाय 36 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 12 मंथ। तो ये आ रहा है आपका, ये आएगा आपका 2,57,500। तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 4,29,167। ये था डेटर का कैलकुलेशन। अभी पता है एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन रिसेंटली आया, सुनना ध्यान से, एक तो ये बहुत पहले आया था तब इसका सॉल्यूशन कुछ और था, फिर ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया तब इसका सॉल्यूशन कुछ और दिया गया, और उसमें उन्होंने पता है क्या करा, डेटर का कैलकुलेशन कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर, और नोट डाल दिया कि डेटर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर निकाले। अब बताइए, अब क्या हमको सपना आएगा कि हमको इस बार ऐसा करना है, नहीं हो सकता ना, इम्पॉसिबल है ये। और वैसे भी डेटर जब कोई चीज़ अपन माल बेच देते हैं तो उसमें तो हर खर्चा लग चुका होता है ना, तो डेटर की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ सेल होगी ना यार। एडमिन खर्चा भी लेना पड़ेगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी लेना पड़ेगा, सब कुछ लेना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो उनने अपना डिफेंस तो खेल दिया कि हमने COGS पर निकाले हैं डेटर, पर क्या ये सही है, नहीं है, बिल्कुल सही नहीं। तो ऐसे केस में मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि FM में आपको नोट बहुत यूज़ करने हैं, कॉस्ट में इतना इशू नहीं आता, FM में नोट बहुत यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि वो गलत सलत कर देते हैं कभी कभी। तो नोट डाल दो कि भाई हमने डेटर को कॉस्ट ऑफ सेल पे निकाला है, एडमिन एक्सपेंस को हमने जनरल एडमिन ओवरहेड माना है, ऐसे नोट डाल दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, डन। तो ये हो गया। अब क्या बचा भाई, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस ये भी हमने प्रीपेड करे थे, है ना। तो कितने थे वैसे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये रहे, ये थे 1,50,000, और एक क्वार्टर के हम एडवांस में पे कर देते हैं। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 4 क्वार्टर होते हैं साल में, इंटू 1 क्वार्टर का एडवांस में पे कर देते हैं, तो कितना आएगा, ये आएगा 37,500, डन। सो फाइनली आपकी करंट असेट निकल जाएगी। तो देखो मैंने कहा था अगर गलती भी होगी ना तो पूरा गलत नहीं होगा आपका, हो सकता है अगर वो अपनी पर आ जाए तो आपके डेटा गलत कर दे, है ना, बाकी सब तो सही माना जाएगा। प्लस करंट लाइबिलिटी तो कभी उसमें कोई डिस्प्यूट आएगा ही नहीं, 99.99% आपके जो करंट लाइबिलिटी का पोर्शन होगा वो हमेशा पूरा सही होगा और उनके आंसर से मैच कर रहा होगा, ओके। सो देखिए यहाँ पर आ जाएगा टोटल ऑफ करंट असेट, टोटल ऑफ करंट असेट जिसे मैं ए नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये आ रहा है 9,41,667। अब आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज पर, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये न्यू कंपनी थी, तो जवाब है नहीं थी, है ना।
देखो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है, एक्सपांड कर रहे हैं बिजनेस को, न्यू कंपनी नहीं है। सो क्रेडिटर्स पर रॉ मटेरियल कितने आ जाएंगे, 9 लाख का आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम था, उसी को ही हम क्रेडिट परचेस मान के चलते हैं, डिवाइड बाय 12। क्रेडिटर हमें कितना समय देते थे, क्रेडिटर ये देखो 4 महीने है ना, गलती से 3 महीने मत ले लेना जैसी रॉ मटेरियल देखा, ऐसा मत कर देना, बहुत फोकस करके चलना है। सो क्रेडिटर देते हैं 4 महीने का समय, सो इनटू हो जाएगा 4 मंथ, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये, 4 मंथ है ये, ठीक है। तो कितना आएगा ये, 9 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 4, ये आ रहा है 3 लाख, ठीक है, 3 लाख। ओ सॉरी माफ़ कर दो मुझे, ये क्या हो गया है, गड़बड़ी हो गया कि एक क्वेश्चन इधर है 4 महीने उस वाले क्वेश्चन में था, है ना, अपन 16 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, गलती से 15 का देख लिया था। ये क्रेडिटर का टाइम पीरियड कितना है, क्रेडिटर का टाइम पीरियड, सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ ऑफ क्रेडिट, है ना, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 मंथ। कितना आ जाएगा, 9 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 2, ये आ रहा है 1.5 लाख, है ना, डन। अब क्रेडिटर्स फॉर वेजेस, तो थोड़ा स्पेस बना देते हैं पहले तो यहाँ पर, ठीक है। देखो भाई, क्रेडिटर्स फॉर वेजेस, तो वेजेस का अमाउंट था 7,20,000 डिवाइड बाय 12 मंथ, और बताइए वेजेस की पेमेंट करने के लिए कितना टाइम दिया था, हाफ मंथ, है ना, 0.5 मंथ, तो ये आ रहा है आपका 30,000 रुपये, डन। अब क्या बचा, क्रेडिटर्स फॉर ओवरहेड, ओवरहेड कौन कौन से, एडमिन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोला था उन्होंने, अच्छा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रीपेड कर दिए थे तो आएंगे ही नहीं, एडमिन ओवरहेड बचे और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बचे, तो 1080 और 240 इनको उठाना है, ठीक है। साथ में तो नहीं उठा सकते, क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का 1 मंथ है, एडमिन एक्सपेंस का भी 1 मंथ है, तो दोनों साथ में भी कर सकते हैं देखा जाए तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, पर अलग अलग कर देते हैं क्योंकि टाइम कभी भी चेंज हो सकता है, ये है ना, अलग अलग हो सकता है। सो ओवरहेड में यहाँ लिख दे रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग वाले, है ना, मैन्युफैक्चरिंग वाले हो गए ये, कितने, रुको यहाँ लिख ही देता हूँ यार प्रॉपर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 10,80,000, 10,80,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 मंथ, तो ये आ जाएगा 90,000, ठीक है। अब क्या बचा भाई, क्रेडिटर्स फॉर एडमिन एक्सपेंस, एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड कितने थे अभी देखे थे, 2,40,000 थे, डिवाइड बाय 12, टाइम पीरियड 1 मंथ ही था, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,000 ना, ठीक है। फाइनली इनकम टैक्स पेबल स्पेशल पॉइंट, मैं तो रेड से लिख दे रहा हूँ या फिर ब्लैक से लिख के स्टार बना दूंगा, ठीक है, इनकम टैक्स पेबल, ये चीज़ें भूल जाता है इंसान, है ना, स्टार बना देता हूँ पहले तो भूल ना जाएं आप, है ना। इनकम टैक्स पेबल 2,25,000 था टोटल, डिवाइड बाय 4 क्वार्टर, और उसकी ऐसे ही कुछ था ना, 4 क्वार्टर ही था ना, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, तो क्वार्टर नहीं लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय 4 कर देता हूँ, और 1 इंस्टॉलमेंट का बाद में पे करते हैं, है ना, तो इनटू कर देता हूँ 1। तो ऐसे तो 2,25,000 4 इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, इसी साल का है 2,25,000, पर एक इंस्टॉलमेंट अगले साल में ड्यू हो रही है, तो अब हमारे लिए तो करंट लाइबिलिटी बन ही गया ना, क्योंकि हमारे लिए तो इस साल का खर्चा इस साल में बुक करना होता है, अकाउंटिंग अलग चलता है, इनकम टैक्स अलग चलता है ना, ओके। सो ये आ जाएगा आपका, ये आएगा 56,250, ठीक है। सो फाइनली आपकी करंट लाइबिलिटीज़ आ चुकी हैं, ठीक है, और ये करंट लाइबिलिटीज़ को मैं नाम देता हूँ बी, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ कितनी आई हैं आपकी, ये आई हैं 3,46,250, ओके। फाइनली वर्किंग कैपिटल, मतलब नेट वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी आपकी, ए माइनस बी, मतलब
करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये आ जाएगा आपका 595417। सब कुछ सही है, कैलकुलेशन आप देख लेना थोड़ा सा अगर कहीं आपको कुछ गड़बड़ लगी तो। फिर प्रोविज़न बनाना था कितने परसेंट से, 12% से, तो 12% सीधा निकाल दीजिए इसका, ये आ रहा है 71,450। फाइनली क्या करना है, इसे ऐड कर देना है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 666, अरे एक सेकेंड, इसे 666867, ओके। और यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं ताकि अलग दिखे करंट लायबिलिटी, ठीक है। सो फाइनली आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा भी गया था, बस छोटा सा इशू था जो अपन ने रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है। जो सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा उससे मैच नहीं हो गए इसके कुछ फिगर्स, एक दो फिगर है ना, तो उसका बिल्कुल लोड मत लेना आप। हम हर क्वेश्चन में याद नहीं कर सकते कि आईसीआई ने कैसे करा होगा, है ना, वो गलत करेगा तो हम बार बार गलत नहीं कर सकते। कॉन्सेप्चुअली चलेंगे, एक दो पॉइंट अगर ऊपर नीचे होंगे तो उसका नोट डालेंगे, वो भी नोट डालते हैं। फिर भी अगर वो नहीं मानेगा तो फिर तो आप क्या ही बोल सकते हैं अपन, है ना। ओके, सो इसे फिनिश करते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16, ठीक है। ये रहा पूरा सॉल्यूशन, आप एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा, ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। इधर आ जाते हैं, ये हो गई आपकी कॉस्ट शीट और ये हो गया आपका करंट असेट, है ना। ओके, आइए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन सिंपल है पर ऐसा क्वेश्चन उसने 2-3 बार पूछा है एग्जाम में, इसलिए मैं एक बार बता रहा हूँ, है ना। स्पीड में करूँगा हालांकि, क्योंकि आसान है, आप खुद से भी शायद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, STN लिमिटेड इज़ अ रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। इट्स प्रोडक्शन साइकिल इंडिकेट्स दैट मटेरियल आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बिगिनिंग of the production phase and wages and overhead accrue evenly throughout the period of cycle। इस लाइन का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल स्टार्टिंग में ही पूरा लग जाता है और वेजेस ओवरहेड धीरे धीरे लगते रहते हैं। तो मटेरियल का जो परसेंटेज है वो 100% ले लेना और जो वेजेस एंड ओवरहेड है उसे आप 50% ले लेना, अगर आगे कुछ और नहीं कहा गया होगा तो। ठीक बात है, ये मैंने बताया था। तो प्रोडक्शन साइकिल मतलब WIP की बातें चल रही हैं, ठीक है। सो यहाँ लिख देता हूँ, WIP में क्या करना है आपको, मटेरियल को 100% ले लेना है और वेजेस एंड ओवरहेड को आपको 50% ले लेना है। आप जानते हैं वेजेस ओवरहेड को कन्वर्जन कॉस्ट भी कहा जाता है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में जो भी खर्चा होता है उसे हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। मतलब लेबर एंड ओवरहेड क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट। क्या रॉ मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट है, नहीं। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में जो खर्चा लगता है वो होता है कन्वर्जन कॉस्ट। इसका मतलब केवल लेबर और ओवरहेड ही क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीचे डेटा दिया है 12 महीने का, 54,000 यूनिट्स हम बनाने वाले हैं, 200 रुपये का सेलिंग प्राइस है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, इसका मतलब ये किसका ड्यूरेशन है, WIP का, है ना। तो ये चाहो तो अलग से भी आप नोट बनाकर लिख सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल मतलब WIP का टाइम पीरियड। ये हो गया 1 मंथ। रॉ मटेरियल का क्या लिखा है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हेल्ड 2 मंथ, फिनिश गुड का टाइम पीरियड 1 मंथ, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 1.5 मंथ और क्रेडिटर हमें देते हैं 1 महीने का समय। मतलब हम, हाँ ठीक है, क्रेडिटर हमें देते हैं 1 महीने का समय, हम डेटर को देते हैं 1.5 महीने का समय। वेजेस आर पेड इन द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ एक्रूवल, अगले महीने वेजेस पे करते हो मतलब वेजेस के क्रेडिटर निकल जाएंगे 1 महीने के। फिर क्या लिखा है, इन दी WIP 50% ऑफ द वेजेस एंड ओवरहेड आर सपोज टू बी कन्वर्जन कॉस्ट। तो अपन ने वैसे भी वेजेस को कितना लिया था, वेजेस एंड ओवरहेड को 50% लिया था। लो, उन्होंने क्लियर कट बोल भी दिया आगे जाके कि वेजेस ओवरहेड का 50% ही लेना है, ठीक है। और कन्वर्जन कॉस्ट मतलब वही वेजेस ओवरहेड। तो WIP में वेजेस और ओवरहेड को कन्वर्जन कॉस्ट माना है और उसका कितना परसेंट लेना है, 50%। वैसे भी हम वही लेने वाले थे, अगर यहाँ 60 लिखा होता तो 60 ले लेते, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो 50 लेते हैं।
फिर लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, द रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेल्स प्राइस, द रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेल प्राइस, द रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेल प्राइस आर रॉ मटेरियल 60%, मतलब सेलिंग प्राइस का 60% रॉ मटेरियल है। तो 200 रुपये सेलिंग प्राइस है, उसका 60% कितना हुआ 120, तो 120 रुपये हो गई आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट वेजेस सेलिंग प्राइस का कितना है 10%, तो मतलब 200 रुपये का 10% कितना हुआ 20 रुपये। ओवरहेड 20% है 200 रुपये का, तो कितना हुआ 40। बचा हुआ प्रॉफिट होगा या जो भी होगा, अपने लिए मेन तीनों खर्चे मिल गए, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो मतलब छोटी वाली कॉस्ट शीट तो अपनी बन गई। अब छोटी कॉस्ट शीट बन गई तो क्वेश्चन में बचा क्या यार, है ना। फिर देखो एक और बात अच्छी लिखी है, कैश इज टू बी हेल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 40% ऑफ करंट लाइबिलिटीज। ओहो, इसका मतलब जब तक करंट लाइबिलिटी नहीं निकलेगी तब तक कैश नहीं निकलेगा। तो करंट लाइबिलिटी निकालेंगे, उसका टोटल करेंगे और उसका 40% जो आएगा वो कैश में लिखेंगे, तब जाके करंट एसेट का टोटल आएगा। और सेफ्टी मार्जिन कितना रखना है 50%। ठीक है, आपसे पूछा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, ना भी लिखा होता तो हम कैश कॉस्ट बेसिस पर ही करते। ठीक है, आइए तो देख लेते हैं फटाफट, थोड़ा स्पीड में करेंगे, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको समझ में भी आ गया होगा, पर ठीक है एक दो छोटी मोटी बातें हैं जिन्हें डिस्कस करना है या कर लिया है अपन ने। सॉल्यूशन नंबर 17, सबसे पहले बना देता हूँ कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट बना देता हूँ। ठीक है, तो अपन ने निकाला था रॉ मटेरियल 120, लेबर 20 और ओवरहेड 40। ठीक है, और यूनिट कितनी है 54,000। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लिख देते हैं मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 54,000 इंटू कितना आया था 120, फिर डायरेक्ट वेजेस 54,000 इंटू 20, फिर ओवरहेड 54,000 इंटू 40, यहाँ करना है हमें टोटल। ठीक है, यही हमारे लिए क्या हो जाएगा सब कुछ, यही हमारे लिए टोटल कॉस्ट है, यही हमारे लिए COP है, यही COGS है और यही COS है। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 54,000 इंटू 120 कितना आएगा 54,000 इंटू 120, ये आ रहा है 64,80,000। ठीक है, फिर 54,000 इंटू 20, ये आ रहा है 10,80,000 और इंटू कर दो 40, तो ये आ रहा है 21,60,000। इन सबको ऐड कर देते हैं, 64.8 प्लस 10.8, एक सेकेंड, 10.8 प्लस 21.6, ये आ रहा है 97.20, तो 97,20,000 आ रहा है आपका टोटल कॉस्ट। तो ये हो गया हमारा वर्किंग नोट 1। अब बना देते हैं जल्दी से स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, तो इसमें क्या क्या आता है बताना ज़रा, पर्टिकुलर्स, वर्किंग और अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स, वर्किंग एंड अमाउंट। ठीक है, तो देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले लिखते थे कैश, पर अभी नहीं निकल सकता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 40% ऑफ करंट लाइबिलिटी। ठीक है, फिर स्टॉक में सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल का स्टॉक, कितना आएगा बताओ जल्दी से, 64,80,000 डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू कितना समय का रॉ मटेरियल हम रखते हैं, बताओ बताओ। तो ये आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल का टाइम पीरियड कितना है बाबा, ये रहा, कहाँ पर दिया है रॉ मटेरियल का टाइम पीरियड, दिख ही रहा है कहीं पर, क्रेडिट लगा हुआ रेटर से, ये रहा 2 मंथ, तो इंटू कर दे रहा हूँ 2 मंथ, तो 64,80,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 2, ये आ रहा है 10,80,000।
10,80,000। फिर रॉ मटेरियल के स्टॉक की बात किसका आ जाएगा, WIP का स्टॉक आ जाएगा। WIP कितना आएगा, तो अलग अलग सारे अमाउंट लेने पड़ेंगे। सबसे पहले मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 64,80,000 डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू WIP का टाइम पीरियड कितना है, ये दिया 1 मंथ प्रोडक्शन साइकिल का, है ना। तो यहाँ कर देता हूँ 1 मंथ, और परसेंट कितना लेना है, 100%। तो कितना आ जाएगा, 64,80,000 डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है 5,40,000। ठीक है, इसको अंदर लिखना पड़ेगा 5,40,000। फिर बात कर लेते हैं डायरेक्ट वेजेस की। तो भाई डायरेक्ट वेजेस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10,80,000 डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू WIP का पीरियड तो 1 मंथ ही है, इंटू 50%। ध्यान से, है ना, पीरियड तो सबका सेम ही रहेगा ना, अपन WIP के अंदर है ना। सो देखो 10,80,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 इंटू 50%, है ना। तो यार है 45,000। ठीक है, ये आ रहा है 45,000। एक बार चेक कर लीजिए भाई, ठीक है 1 मंथ है, 10,80,000 ही है वेजेस, ओके। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 45,000। अब देखो और आगे चलते हैं, तो अब बात कर लेते हैं अपन ओवरहेड की। ओवरहेड कितना था, ओवरहेड था अपना 21,60,000। 21,60,000 डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू 1 मंथ और इंटू 50%। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 21,60,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 इंटू 50%, ये आ रहा है 90,000। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देते हैं, 90,000 प्लस 45,000 और प्लस 5,40,000, तो ये आ जाएगा आपका 6,75,000। तो सबसे इम्पोर्टेंट था WIP का कैलकुलेशन, जिसे हम कर चुके हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, ये रहा पूरा WIP का कैलकुलेशन। मटेरियल आ गया 100% के साथ, वेजेस आ गया 50% के साथ, ओवरहेड आ गया 50% के साथ, टाइम पीरियड सब में 1 मंथ ही लिया है क्योंकि हम WIP के अंदर हैं, तो पीरियड भी किसका लेंगे, WIP का। अब चलते हैं आगे, आइए। ठीक है, अब आ जाते हैं फिनिश गुड स्टॉक पर, जिसमें आता है COGS मतलब टोटल कॉस्ट। इस केस में सब कुछ सेम था, 97,20,000 डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू टाइम पीरियड कितना था भाई फिनिश गुड का, 1 मंथ। तो यहाँ आ जाएगा 1 मंथ, कितना आएगा 97,20,000 डिवाइड बाय 12, 8,10,000, 8,10,000। ठीक है, अब आ जाते हैं डेटर्स पर। तो कॉस्ट यही आ जाएगी 97,20,000 डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू 1 मंथ ही है क्या, चेक कर लो पहले भाई। डेटर 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 नहीं, कितना है, 1.5 महीने है, 1.5। तो 97,20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1.5, ये आ रहा है 12,15,000, 12,15,000। ठीक है, अब केवल कैश रह गया, बाकी सब तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा फाइनली आपका करंट असेट का टोटल। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ करंट असेट और यहाँ लिख दे रहा हूँ A। अभी इसलिए टोटल नहीं कर सकते क्योंकि कैश अवेलेबल नहीं है। फिर आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज़ पर। करंट लाइबिलिटीज़ में देखो भैया क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। ठीक है, कितना आएगा, न्यू कंपनी तो नहीं थी, ये नहीं थी, अपन ने चेक कर लिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम जो कितना था, 64,80,000 था, कितना था, 64,80,000
80,000, ठीक है। डिवाइड बाय 12, कितना समय देते हैं क्रेडिटर, कितना समय देते हैं क्रेडिटर्स, ये देते हैं आपको, देख लो भाई कितना, अभी तो देखा था अपन ने, ये रहा 1 मंथ का है ना, तो यहाँ कर देते हैं 1 मंथ। 64,80,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 मंथ है ना, तो आ जाएगा 5,40,000, 5,40,000। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएंगे क्रेडिटर्स फॉर वेजेस। अच्छा, वेजेस और ओवरहेड के क्रेडिटर्स चाहिए, तो देखो भाई कितना कितना दिया है अपन चेक कर लेते हैं। ये लिखा है वेजेस का, लिखा है 1 मंथ, और ओवरहेड का तो कहीं लिखा ही नहीं है, ओवरहेड का तो कहीं लिखा ही नहीं, तो छोड़ो, नहीं लाएगा है ना। सो वेजेस कितना था 10,80,000 डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू 1 मंथ, तो कितना आ जाएगा 10,80,000 डिवाइड बाय 12, यह आ जाएगा 90,000। ठीक बात है। बस फाइनली आपकी क्या आ जाएगी करंट लाइबिलिटीज़, कितनी आएगी 5,40,000 प्लस 90,000, यह आ जाएगा 6,30,000। करंट लाइबिलिटी यहाँ लिख दे रहा हूँ बी, तो यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल दैट इज ए माइनस बी, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका, अच्छा अभी नहीं निकल सकता है, क्यों, क्योंकि करंट लाइबिलिटी का 40% करना पड़ेगा ना कैश निकालने के लिए, तो यहाँ पर 6,30,000 का 40% कर दीजिए, कितना आएगा 6,30,000 का 40% आएगा आपका 2,52,000 है ना, 2,52,000। ठीक बात है। अब 2,52,000 प्लस 10,80,000 प्लस 6,75,000, ठीक है, प्लस 8,10,000 प्लस 12,15,000 है ना, इन सबको ऐड कर दीजिए तो यह आ जाएगा आपका 40,32,000। करंट लायबिलिटी आपके पास है ही, नेट वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा 40,32,000 में से आपको घटाना है 6,30,000। ठीक बात है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 34,02,000, 34,02,000। ठीक बात है। इसमें जोड़ दीजिए आप सेफ्टी मार्जिन प्लस सेफ्टी मार्जिन, जो कि कितना परसेंट था, वो परसेंट था आपका 15%, तो 15% आप जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5,10,300 आएगा, और इनको भी ऐड करेंगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल जाएगी। 34,02,000 प्लस 5,10,300 करिए आप, तो ये आएगा 39,12,300, 39,12,300। ठीक बात है। सो फाइनली यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन फिनिश होता है। तो क्वेश्चन में नई बात क्या थी, नया कुछ नहीं था, एक तो जो कॉस्ट थी वो सेल प्राइस के परसेंटेज के फॉर्म में दी थी, फिर कैश थोड़ा अलग ढंग से निकालना था, और प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है WIP का टाइम पीरियड है ना, ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें थी। फिर अपन ने जाना था वो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है ना, बस यही था, और तो कुछ खास नहीं था। तो अब आपके लिए एक होमवर्क भी है, 17 मैंने कराया है, तो आपके लिए होमवर्क है ऐसा ही एक क्वेश्चन, और वो कौन सा है एक बार देख लेते हैं अपन यहाँ पर, ये रहा, इसी टाइप का है ये देखो। तो आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, 18 आपको खुद से करना है। देखो यहाँ पर लिखा है कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस रेशियो, और ये सब इसी टाइप का, कुछ और भी हो सकता है छोटा मोटा अलग है ना, पर आपके लिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 ये होमवर्क हो गया डन। एक और आपके लिए होमवर्क देता हूँ, और वो है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपके लिए होमवर्क में है, इसमें कुछ खास नहीं है, आप पे आराम से बन जाएगा। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि यहाँ पर देखो क्या लिखा है, स्टार बना दे रहा हूँ पहले से ही। जनरली आप ऐसा मान के चलते कि इस टेबल में जो भी अमाउंट दिए होंगे वो साल भर के होंगे है ना, जैसे 90 लाख, 22 लाख 50,000, 18 लाख, 60 लाख, 12 लाख, ये सॉरी ये 6 लाख लिखा है। अचानक से देखो ये 2 लाख दिख रहा है, इतना कम कहाँ से हो गया। लाइन को ढंग से पढ़ते हैं, क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये फॉर द ईयर के एक्सपेंस नहीं है, ये वो एक्सपेंस हैं जो आउटस्टैंडिंग है,
साल के अंत में, और क्या लिखा है, हम 1 मंथ की बात पे करते हैं। इसका मतलब इस महीने के खर्चे अगले महीने, अगले महीने के खर्चे और अगले महीने, ऐसा चलता रहता होगा। सोचो जो आखिरी महीने का खर्चा होता होगा, मार्च महीने का जो खर्चा होता होगा, वो अप्रैल में पे करते होंगे। समझे आप बात को? तो जो मार्च महीने का बकाया है वो 1 महीने का ही बकाया होगा, और वो कितना है, 2 लाख। तो इसका मतलब जबकि आप बाकी खर्चे देखो, मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, वेजेस पेड, टोटल एडमिन एक्सपेंस फॉर द ईयर, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, पर ये जो खर्चा है इसमें क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। और आउटस्टैंडिंग कितने समय का होता है, 1 मंथ का। तो मतलब 2 लाख डिवाइड बाय 1 मंथ इंटू 12 मंथ करोगे तब जाके पूरा खर्चा आएगा। कितना आ जाएगा ये, 24 लाख का अमाउंट आएगा आपका काय का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का। ठीक बात है। तो बस इतनी सी बात है, बाकी सब क्वेश्चन पूरा नॉर्मल है, तो आप पे बनना ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को कैश कॉस्ट बेस पे करना है, डब्ल्यू आई पी को इग्नोर करना है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है ना। सो आई होप आप इसे अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, वो कुछ दिक्कत जाए तो सॉल्यूशन मैंने शेयर किया ही है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके।